अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक हम काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर चुके हैं डेप्रीसिएशन के हवाले से। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कॉस्ट ऑफ मशीन पे। आप लोग समटाइम्स देखते हैं कि आपको मशीन की कॉस्ट या तो खुद बता दी जाती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कॉस्ट आपको नहीं बताई जाती, बल्कि कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी होती है। और वो कॉस्ट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, देखिए उसके आगे का काम तो हम सब कर चुके हैं। कॉस्ट के आगे जो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना होता है, डिफरेंट जो मेथड्स हैं, गेन और लॉस की कैलकुलेशन है, डिस्पोजल के केसेस हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर है, ये सारी चीज़ें कॉस्ट निकलने के बाद का काम होता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि वो जो कॉस्ट निकाली जाती है वो किस तरह से निकाली जाती है, पहले हम उसको अंडरस्टैंड अप कर लेते हैं। ठीक है। तो बेटा कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है, मैं यहाँ पर आपको इसका पूरा फॉर्मेट भी बता रहा हूँ और साथ साथ इसमें इसकी जो लॉजिक है, जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर करूंगा। तो कॉस्ट ऑफ मशीन निकालने का जो तरीका है, कॉस्ट ऑफ मशीन, देखिए बेटा सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो गिवन होगा लिस्ट प्राइस। लिस्ट लिस्ट प्राइस या फिर इसको कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं बेटा। लिस्ट प्राइस से क्या मुराद है, आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आपको अगर वहां से कुछ सामान खरीदना होता है तो वो आपको एक लिस्ट दे देता है और कहता है भाई देख लो इसके अंदर ये आइटम है उस लिस्ट में, और आप देखते हो उसके सामने उसकी प्राइस लिखी हुई होती है। तो वो जो उस लिस्ट के अंदर प्राइस होती है उसे क्या बोलते हैं हम, लिस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हमारी जो हम मुख्तलिफ टाइप्स की मशीनें थी, हमारे सामने लिस्ट रखी गई, हमने उसमें से लिस्ट में से जो मशीन हमने देखनी थी उसकी लिस्ट की प्राइस उठाई कि भाई ये वाली मशीन हमें चाहिए, तो उसकी जो लिस्ट प्राइस है वो हमने यहाँ पे लिख देनी है अपने पास। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो लिस्ट प्राइस है वो है 1,00,000 रुपए। ठीक है, चले बेटा, ये आ गई मेरे पास लिस्ट प्राइस। और फिर आपने इसमें से माइनस करना है। मैंने कहा था मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपने फॉर्मेट का रट्टा नहीं लगाना है बेटा। यहाँ पे मैं माइनस करूंगा बेटा ट्रेड डिस्काउंट। तो फौरन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये ट्रेड डिस्काउंट होता क्या, आओ समझते हैं। बेटा डिस्काउंट जो है ना आपके पास वो दो तरह के होते हैं आम तौर पर। एक तो आपको दिखेगा ट्रेड डिस्काउंट, क्या है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि मैंने यहां लिखा भी है। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अच्छा बेटा, अब इन दोनों में एक बात समझ लें पहले। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना बेटा, ये है अनकंडीशनल, यानी इसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। ये जो कैश डिस्काउंट है ये कंडीशनल डिस्काउंट है। कैसे, अब इस बात को समझाता हूं। देखिए भाई, आप लोग देखते हैं अक्सर मेडिकल स्टोर्स वगैरह के बाहर लिखा हुआ मिलता है, देखते हैं आप लोग कि तमाम अद्वियात पर 10% डिस्काउंट। क्या कोई कंडीशन लगाई गई वहां पे, उसने कोई कंडीशन लगाई वहां पर कि भाई ये केस होगा तो फिर वो डिस्काउंट दिया जाएगा? ऐसा नहीं। वो कह रहा भाई कोई भी मेडिसिन ले जाओ आप उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेल करोगे। आमतौर पे बेटा ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये कंपनीज देती हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स देते हैं अपने रिटेलर्स को। आप दुकान पे जाते हो कोलगेट खरीदने के लिए, कोलगेट आपको मिलता है मिसाल के तौर पे 100 रुपए का आपको मिलता है कोलगेट टूथपेस्ट। आपने खरीदने गए, आप 100 रुपए उसके ऊपर प्रिंटेड है, उसके ऊपर लिखे हुए। तो क्या अगर दुकानदार बोले 120 रुपए में दूंगा मैं आपको, आप लोगे उसे? यकीनी बात है आप मना कर दोगे। आप बोलोगे भाई कंपनी ने इसके ऊपर प्राइस रखी है 120 रुपए, सॉरी 100 रुपए, तो आप 120 रुपए में क्यों दे रहे हो? तो अल्टीमेट इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटेलर्स होते हैं, जो आपकी गली मोहल्ले की दुकानें होती हैं, वहां से जब आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको उसी प्राइस पे मिलता है जो प्राइस उसके ऊपर लिखी हुई होती है रिटेल प्राइस के नाम से। ऐसा ही है ना? तो क्या जो दुकानदार है, जो कंपनी से या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहा है उसे, क्या वो भी 100 रुपए में बाय कर रहा होगा उसको? यकीनी बात है सर, 100 रुपए में बाय नहीं कर रहा होगा। तो कितने में कर रहा होगा सर? 100 रुपए से कम पे ही कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे उसने कंपनी से वो खरीदा है 95 का, 95 रुपए का खरीदा है, और उसके ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस है बेटा, उसके ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस है, जो रिटेल प्राइस लिखी हुई है प्रिंट हुई है ऊपर, वो कितनी है? 100 रुपए। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि वो चीज 100 रुपए की है और कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर उस रिटेलर को उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है कितना? 5 रुपए का। तो वो अपने तमाम जो कस्टमर्स हैं कंपनी के, यानी तमाम रिटेलर्स को वो ये डिस्काउंट लाजमी देगा। ठीक है, कंडीशंस तो नहीं लगाएगा भाई ये करोगे तो दूंगा वरना 100 का ही लेना तुम मुझसे, नहीं। तो वो उसको ये डिस्काउंट अलाउ करेगा।
इस डिस्काउंट को बेटा हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो कंपनीज रिटेलर्स को देती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और ये ऑन स्पॉट दिया जाता है। ये नहीं कि आपने कहा भाई 10 दिन के अंदर अगर मुझे पैसे दे दोगे, 15 दिन में अगर ये पेमेंट कर दोगे या 5 दिन में पेमेंट कर दोगे तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। यानी इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती इसके ऊपर। होप्स आपको बात समझ में आ गई होगी कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। और बेटा एक और बात कि ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट माइनस होने के बाद इनवॉइस बनाई जाती है। इनवॉइस क्या होती है सर? इनवॉइस होती है उस सामान की डिटेल जो हमने खरीदा होता है अलॉन्ग विथ प्राइसेस। ठीक है, इनवॉइस में क्या लिखते हैं बेटा? हम लिखते हैं कि जो भी सामान हमने खरीदा है या जो सामान हमने बेचा है उसके अंदर जो अमाउंट मेंशन है, जो क्वांटिटी मेंशन है, एक लिस्ट होती है पूरी, उसे हम कहते हैं इनवॉइस। आसानी के लिए समझने के लिए आप लोग बेटा इसको एक रसीद कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला कि इनवॉइस जब भी बनेगी वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद बनेगी। तो क्या होगा सर? लिस्ट प्राइस में से हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो कि कितना है? मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं 10%। तो 10,000 का बेटा ये डिस्काउंट यहां से माइनस हुआ। माइनस होने के बाद कितना आया अमाउंट मेरे पास? ये आ गया 90,000। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा इनवॉइस प्राइस, या फिर बेटा आप इसको बिल्ड प्राइस भी कह सकते हो। यानी जो आपकी इनवॉइस है उसे आप बिल का नाम भी दे सकते हो कि वो एक बिल है। ठीक है, होप्स आपको बात समझ में आ गई होगी यहां तक। अच्छा, अब इसके बाद एक और कंडीशन है, वो क्या है? वो है हमारे पास कैश डिस्काउंट की। देखो बेटा, कैश डिस्काउंट जो होता है वो होता है कंडीशनल। कैश डिस्काउंट क्या है? कंडीशनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, आप देखेंगे इसके ऊपर आप देखेंगे क्रेडिट टर्म वो कुछ इस तरह से होगी कि मिसाल के तौर पे 5/10 और n/30। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 2/10 हो सकता है, 2/5 हो सकता है, 2/15 हो सकता है, 8/15 हो सकता है, यहाँ पे n/60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मतलब समझ लेते हैं बेटा, ये जो है ना, ये नीचे जो लिखा हुआ है, ये 10 और ये 30, इसका मतलब है डेज। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है डेज। और ये 5% क्या है सर? ये डिस्काउंट का रेट है, ठीक है। और इस n का मतलब है नील, नो डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा यहां पर? मतलब समझते हैं इस बात का। अगर तो मैंने ये मशीन खरीदी और आज की डेट से लेकर और आइंदा आने वाले 10 दिन के अंदर अगर मैंने ये पेमेंट कर दी तो मुझे इसके ऊपर 5% डिस्काउंट मिलेगा। क्या कहा मैंने? जिस डेट पर मैंने ये मशीन खरीदी उस दिन से लेकर आइंदा 10 दिन के अंदर 10वें दिन भी करूंगा मिलेगा, 10वें दिन भी अगर पेमेंट करूंगा तो मुझे ये डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उसके बाद मैक्सिमम टाइम मुझे जो दिया गया है वो 30 दिन का दिया गया है। उसके बाद मुझे कोई डिस्काउंट इसके ऊपर नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मेरे पास पेमेंट करने के लिए टाइम कितना है? मैं 30 दिन में पेमेंट कर सकता हूं। लेकिन कंपनी पैसे जल्दी मंगवाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस तरह की ऑफर्स रखती है आपके सामने कि भाई आप अगर इतने दिनों में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको मजीद इसके ऊपर डिस्काउंट देंगे। एक तो डिस्काउंट दे चुकी है कंपनी ऑलरेडी, वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए ऑफर, एक जनरल ऑफर होती है, आमतौर पे ये सबको दिया जाता है। जबकि ये वाला जो डिस्काउंट है ये वही अवेल कर पाएगा जो ये पेमेंट 10 दिन में पे करेगा, अदरवाइज बाकी लोगों को ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मान के चलते हैं कि हमने ये अवेल की ऑफर और हमने डिस्काउंट अवेल कर लिया, तो यकीनी बात है कि होगा ये कि मेरी जो कॉस्ट है, असल में मैं निकालने जा रहा हूं कॉस्ट। लिस्ट प्राइस थी 1 लाख रुपए, जो उसकी लिस्ट पे दर्ज थी प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया 10,000 का, हमने कहा भाई हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई और वो कितने पर आ गई? 90,000 रुपए। डिस्काउंट मजीद मिला, मैं ये वाला डिस्काउंट भी माइनस कर दूंगा। अच्छा, कुछ बच्चे अगर मुझे यहाँ पर सीए वगैरह के जो सीए कर रहे हैं साथ में, तो बेटा वहां पर कुछ ट्रीटमेंट इसको लेकर अलग होता है, तो वो लोग परेशान ना हो। हमारे पास जो खास तौर पे तरीका फॉलो किया जाता है वो अमेरिकन अकाउंटिंग का होता है, और बीकॉम में, बीबीए में, एमबीए में, राइट, बीएस कॉमर्स में, तो आपने कैश डिस्काउंट को यहाँ पर माइनस लाजमी करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोफेशनल में और एकेडमिक में। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो सीए भी कर रहे हैं, एसीसीए भी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको मना किया जाता है कि वो आपने यहाँ पर नहीं लिखना है, तो इसलिए बेटा इसको उससे लिंक मत करना। ठीक है, माइनस कर देंगे बेटा हम यहाँ से कैश डिस्काउंट।
और ये जो कैश डिस्काउंट है कितना है, 5% का है, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। अच्छा हाँ, एक और बात कि बच्चे ये भी सोच रहे होते हैं सर ये 5% किसका लगाएं। देखो बेटा, ये जो डिस्काउंट मुझे मिलेगा ना, मैंने पैसे देने कितने थे, मैंने पैसे देने थे उसको 90,000 रुपए, क्योंकि इनवॉइस जो बनी है ना, इनवॉइस हमेशा पैसे उतने ही मैंने पे करने होते हैं जितने जितने पैसे इनवॉइस पे लिखे हुए होते हैं। तो इनवॉइस उसने मुझे बनाकर दी कितने की, 90,000 की। इसका मतलब कि मैं अब लायबल हो गया कि मैंने उसको 90,000 रुपए पे करने हैं। सर इसका मतलब हमने पेमेंट नहीं की थी, नो, हमने पेमेंट उस वक्त पेमेंट नहीं की थी जिस दिन हमने इससे मशीन उठाई। हमने कहा भाई पेमेंट करेंगे कब, बाद में। कितने दिन मैक्सिमम मिले हमें पेमेंट करने के लिए, 30 दिन। और साथ साथ उस सप्लायर ने हमें ये कहा कि भाई 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो 5% डिस्काउंट ले लेना। आखिर उसने किस पेमेंट के लिए कहा था, उसने इस 90,000 रुपए के लिए कहा था, 1 लाख के लिए नहीं कहा था। 1 लाख की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अब जो सारा मामला चलेगा वो इनवॉइस के ऊपर चलेगा, अब इनवॉइस वाले पैसे हैं, ठीक है। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो 9 5 45, ये आ गया बेटा आपके पास 4,500। मैंने डिस्काउंट अवेल किया और मुझे 4,500 रुपए का इसके ऊपर मजीद मुझे रिलैक्सेशन मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो इसे कहते हैं बेटा नेट कैश प्राइस। अब जो आएगा उसे क्या बोलेंगे हम, नेट कैश प्राइस, यानी उस मशीन की जो मेरी नेट कैश प्राइस है वो कितनी। तो 4,500 बेटा आप और कम कर दो तो ये बनेगा बेटा आपके पास 85,500, ठीक है। मतलब कि मैंने उसको जो पेमेंट की है, बेटा वो कितनी की है, 85,500 की पेमेंट की है। अब एक और चीज यहां पर समझ लो, आप लोग बेटा सामान वगैरह खरीदते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, तो आप कभी गौर करना जो रिटेल प्राइस आपको मिलती है उसके अंदर सेल टैक्स ऐड हुआ मिलता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, तो उस 100 रुपए के अंदर मान लेते हैं लेट से वो सामान था आपके पास 90 का, आसानी के लिए कर लेते हैं इसको, और 10 रुपए का उसमें जो है ना जीएसटी शामिल है, जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो 10 रुपए की अमाउंट है एडिशनल, आप तो 100 रुपए दोगे ना, आप तो बेटा पूरे 100 रुपए ही उसको पे करोगे। किसको पे करोगे, रिटेलर को जिससे तुमने सामान खरीदा। अब उसमें से वो अमाउंट आगे गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगी, वो ऐसे पहुंचेगी कि वो रिटेलर फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर अल्टीमेट कंपनी को, और कंपनी फिर पे करेगी किसको, डायरेक्ट गवर्नमेंट को अपना सेल टैक्स पे करेगी, यानी वो जो अमाउंट तुमने पे किया, ठीक है। तो खैर हम वो पे कर रहे होते हैं, किसको पे कर रहे होते हैं, डायरेक्टली रिटेलर को पे कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी अगर मेरे सामने सेल टैक्स की अमाउंट आती है और मुझसे कहा जाता है कि भाई लेट से इतना अमाउंट हमने सेल टैक्स की मद में पे किया है, तो वो जो सेल टैक्स से लाजमी सी बात है, वो सेल टैक्स में किसको पे कर रहा हूँ, मेरे सप्लायर को पे कर रहा हूँ। मेरा सप्लायर कौन, जिससे मैंने ये मशीन बाय की है। तो इसका मतलब कि सेल टैक्स भी सर इसके अंदर क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो इसलिए मैं यहां पर अब ऐड करूंगा क्या चीज बेटा, सेल्स टैक्स। आमतौर पर ये परसेंटेज में गिवन हो सकता है आपको, और अगर सिर्फ परसेंटेज लिखी हुई हो बेटा, तो फिर आपने वो परसेंटेज हमेशा किस पे लगानी है, इनवॉइस प्राइस पे। क्या कहा, सिर्फ ऐसा लिखा हो इनवॉइस सेल टैक्स 15%, सेल टैक्स 17%, 18%, कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई भी परसेंटेज आपको गिवन हो, सिर्फ परसेंटेज लिखी हो, तो क्या करोगे, उसको उस परसेंटेज को अप्लाई किसके ऊपर करोगे, इनवॉइस प्राइस पे करोगे। या समटाइम्स वो खुद बता देगा कि भाई ये इसका इतना परसेंट, मिसाल के तौर पे सेल टैक्स इज 5% ऑफ नेट कैश प्राइस। अब जब उसने नेट कैश प्राइस बोल दिया तो बेटा अब आपने इनवॉइस पे नहीं लगाना है, क्योंकि उसने एग्जामिनर ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई इसी चीज का 5% निकालोगे तुम, ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात। खैर अभी तो मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख रहा हूं। मिसाल के तौर पे 3,500 रुपए हमने टैक्स की मद में, सेल टैक्स की मद में पे किया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 85 + 3 88 और 89,000। इसे हम बोलते हैं नेट कैश पेड टू सप्लायर, नेट कैश पेड टू सप्लायर। लाजमी सी बात है ना कि मैंने सप्लायर को जो पेमेंट की वो किस तरह से की, एक तो मैंने उसको कैश डिस्काउंट नेट कैश प्राइस पे की, कितना 85,500, एक तो ये पैसे दिए जो कि मशीन के थे, एग्जैक्टली मशीन के पैसे थे, और दूसरा जो था वो सेल टैक्स की अमाउंट भी थी 3,500, मतलब मैंने उसको दे दिया, अब आगे वो गवर्नमेंट तक खुद ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 89,000 हमने यहाँ पे लिख दिया नेट कैश पेड टू सप्लायर। मतलब अब तक इस मशीन की कॉस्ट हम कितनी बियर कर चुके हैं सर, 89,000 की कॉस्ट हम बियर कर चुके हैं।
ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें आगे की। अब इसका मामला तो हमने एक तरफ दिखा दिया भाई, सप्लायर से हमने मशीन खरीदी और अल्टीमेट उस सप्लायर तक के जो मामला थे वो 89,000। मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। देखो बेटा, आप लोग आमतौर पे घर में कोई चीज लेकर आते हो, मिसाल के तौर पे आपने फ्रिज खरीदा, तो अब वो फ्रिज लाकर हम अक्सर घर में ऐसे नहीं रख देते ना, डायरेक्टली ले जाके कभी सफाई करना है, धोना धुलाना है, तो पानी जाता खराब होता है, तो उसके लिए आमतौर पे आप लोग मेजोरिटी लोग जो मुझे देख रहे होंगे, आप क्या करते हो, आप उसके लिए एक चौकी बनवाते हो नीचे रखने के लिए, ठीक है, जो कि उसके लिए एक फाउंडेशन का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही अब आप सोचोगे एक छोटी सी मशीन के लिए आपको फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, फाउंडेशन के ऊपर आपको कॉस्ट लगानी पड़ती है, तो फिर जब बड़ी मशीनें हों, उसको सोचे जरा आप, जो कंपनीज में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर मशीनें इंस्टॉल की जाती हैं, आप उनके बारे में सोचें तो बाकायदा उनके लिए भी पूरी एक साइट प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। उस पे उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का बाकायदा काम होता है, उसको हम कहते हैं फाउंडेशन कॉस्ट, ठीक है। तो अब अगर मशीन की इंस्टॉलेशन की जा रही है तो उस इंस्टॉलेशन से पहले क्या होगी सर, उसकी फाउंडेशन कॉस्ट होगी। फिर जब मैं इंस्टॉलेशन का जिक्र कर रहा हूं, आप घर में एक एसी भी इंस्टॉल करवाते हैं अगर किसी को बुलाकर, तो वो उसके इंस्टॉलेशन के पैसे लेता है ना आपसे कि भाई मैं इतने पैसे लूंगा, मेरे घर में एसी इंस्टॉल कर दो आकर, ठीक है। आजकल तो ऐसा भी होता है कि वो टीवी इंस्टॉल करवाने की और मुख्तलिफ घर के सामान के इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही मशीन की इंस्टॉलेशन की भी कॉस्ट है और मशीन की फाउंडेशन की भी कॉस्ट है। तो ये दोनों ही कॉस्ट चूंकि मशीन से रिलेटेड हैं और इनको हम कहते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। आगे चल के मैं दोनों का डिफरेंस भी आपको बताऊंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। बेटा ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिलहाल थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है इनको आप क्या करते हो, कैपिटलाइज करते हो। कैपिटलाइज करते हो मतलब अपनी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हो, राइट। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं मिसाल के तौर पे वो जो फ्रिज खरीदा था और उसके साथ जो चौकी आपने खरीदी, तो क्या बोलोगे कि वो जो चौकी मैंने खरीदी या स्टेबलाइजर मैंने खरीदा उसके साथ, तो स्टेबलाइजर और जो चौकी आप खरीद रहे हो, तो उन दोनों की कॉस्ट को आप फ्रिज की कॉस्ट में शामिल करोगे, मतलब कैपिटलाइज करोगे, क्योंकि तुमने अगर वो फ्रिज ना खरीदा होता तो वो जो दो एडिशनल कॉस्ट तुमने उसके ऊपर लगाई है वो भी नहीं लगाते। तो इस वजह से उसको फ्रिज की कॉस्ट ही कहा जाएगा। सेम ऐसे ही जो मशीन तुम खरीद कर लाए हो उससे एसोसिएटेड कॉस्ट, उससे कनेक्टेड कॉस्ट या उसकी वजह से क्रिएट होने वाली कॉस्ट क्या कहलाएगी मेरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। और इसी वजह से हम उस अमाउंट को बेटा हम ऐड कर देंगे उसी मशीन की कॉस्ट में। नाम दूंगा बेटा ऐसी कॉस्ट को मैं अदर कॉस्ट या अदर चार्जेस, अदर कॉस्ट या अदर चार्जेस, कुछ भी कह लो। तो बेटा जो अदर चार्जेस हैं, जैसे मैंने उसमें सबसे पहले आपको बताया फाउंडेशन चार्जेस या फाउंडेशन कॉस्ट, फाउंडेशन कॉस्ट या फाउंडेशन चार्जेस जो भी हमने बियर किए होंगे वो हम यहां लिखेंगे। लेट से फाउंडेशन की बेटा आ गया मेरे पास 11,000 रुपए। इसी तरह से मेरे पास इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, लेट्स से इंस्टॉलेशन की बेटा कॉस्ट आ गई मेरे पास कितनी, 10,000 रुपए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। बेटा एक तो आप देखोगे, आपको दिखेगा फायर इंश्योरेंस और एक आपको दिखेगा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। जो फायर इंश्योरेंस की बात हो रही होगी ना, उसमें आपको बोलेगा 3 इयर्स फायर इंश्योरेंस, 4 इयर्स फायर इंश्योरेंस। और बेटा वो जो फायर इंश्योरेंस होता है ना, वो आपकी पूरी प्रॉपर्टी का होता है, वो इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर मशीन का नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए उसको तो आपने टोटली करना है इग्नोर। और जो ये जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, इन ट्रांजिट से मुराद क्या है, लेट से आपने अमेरिका से आपने कोई चीज मंगवाई या किसी भी कंट्री से आपने कोई मशीन मंगवाई है, तो वो मशीन वहां से लेकर यहाँ, वहां के पोर्ट से लेकर यहाँ के पोर्ट तक जब पहुंचेगी, तो ये जो रास्ते का इंश्योरेंस है ना, ये जो रास्ते का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे कहती है इस रूट का आप हमसे इंश्योरेंस करवाओ, कि अगर इसमें कोई ऐसी डैमेजेस होते हैं या कोई चीज होती है तो हम इसको इंश्योर कर लें, ठीक है। इसको मतलब इसका जो रिस्क है वो हम बियर करेंगे, उसका जो भी पॉलिसी। तो वो जो इंश्योरेंस है ना बेटा, तो उस इंश्योरेंस को हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। अब ये इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बेटा आपने क्यों बियर की, अगर आप ये मशीन नहीं लेते तो आप ये इंश्योरेंस भी नहीं करवाते, ठीक है। तो इसलिए इसको भी यहां पर ऐड किया जाएगा। मिसाल के तौर पे ये इंश्योरेंस है बेटा आपके पास 5,000 रुपीज का, ठीक है।
अच्छा, और क्या हो सकता है? कोई पैकिंग चार्जेस हो सकते हैं बेटा। आप लोग देखते हैं कि पैकिंग मजीद हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ऐसी कि हमें लगता है कि टूट फूट हो सकती है, कोई उसका पार्ट डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए हम कुछ एडिशनल पैकिंग करवाते हैं। तो वो जो पैकिंग चार्जेस हैं एडिशनल, तो वो क्या है, वो भी हम यहाँ पर लाकर इसमें ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पे वो कितने हैं, 5000 बेटा। और भी बहुत सारी कॉस्ट हैं, मैंने जस्ट आपको अभी ये समझाना था कि किस तरह से आप इसको फाइंड आउट करोगे। और भी मजीद कॉस्ट आ सकती हैं, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे वो सब यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आगे चल के और भी जिक्र कर और भी चीज़ों का जिक्र करूंगा आपके साथ। बेटा 11,000 और यहाँ पर आ जाए तो ये आ जाएगा 11 और 10, 10 और 10 20, 30 और 31,000 रुपये। बेटा ये जो 31,000 है ये आ गई मेरे पास टोटल टोटल एडिशनल चार्जेस, टोटल एडिशनल चार्जेस या अदर चार्जेस के नाम से लिखा था मैंने इसके ऊपर, टोटल अदर चार्जेस। डन। अब देखो, एक तो तुमने सप्लायर को पैसे दिए कितना बेटा, 89,000, और साथ साथ तुमने अदर कॉस्ट भी बेयर की उसके ऊपर 31,000 की। तो इस तरह से बेटा जो इस मशीन की टोटल कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई, यहाँ पर 89 प्लस 1 90, 9 प्लस 3 12, 120,000। ये आ गई बेटा आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। अब तक क्या होता था सर, ये कॉस्ट आप खुद लिख देते थे पहले, डायरेक्ट मैं आपको लिख कर दे देता था कि मशीन की कॉस्ट इतनी है। लेकिन सम टाइम जैसा होगा क्वेश्चंस में कॉस्ट आपको नहीं बताई जाएगी, लेकिन कॉस्ट नहीं बताई जाएगी तो फिर ये सब आपको बताया जाएगा। अब जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पर कैश डिस्काउंट, कभी कभी बोलेगा कैश डिस्काउंट अवेल नहीं किया, इसमें से कोई एक या दो चीज आपको दे देगा, या कभी ये सब कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट नेट कैश प्राइस दे देगा आपको, सेल टैक्स नहीं होगा, बाकी कॉस्ट ऐड करने को बोलेगा। तो अल्टीमेट फॉर्मेट यही है आपके पास, आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। और मैंने सिर्फ आपको फॉर्मेट रटवाया नहीं है, साथ साथ उसके रीजन, उसके लॉजिक, उसकी डिटेल भी आपको मैंने प्रोवाइड की। तो बेटा ये था हमारा डिस्कशन कॉस्ट ऑफ मशीन के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इसी कॉस्ट ऑफ मशीन को लेकर इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से बनाई जाती हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।